मित्रों, आज हम जिस किताब पर चर्चा करना चाह रहे हैं वह किताब है एक्सकेवेशन एट पचराही। यह किताब पचराही के पुरातत्व उत्खनन जो 2007 से लेकर 10 के बीच में हुआ था उस पर आधारित है। इस पचराही उत्खनन का जो नेतृत्व किया था श्री सोबरन सिंह यादव और श्री अतुल कुमार प्रधान, इन दोनों के नेतृत्व में वहाँ पर खुदाई हुई थी। इसलिए इस पुस्तक एक्सकेवेशन एट पचराही के लेखक संयुक्त रूप से वे दोनों ही हैं। यह पुस्तक 2010 में प्रकाशित हुई थी और प्रकाशक हैं इसके डायरेक्टर ऑफ कल्चर एंड आर्कोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर। यह एक प्रकार से गवर्नमेंट प्रकाशन है और ये मार्केट में तो नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको पुरातत्व विभाग से ही संपर्क करना पड़ेगा प्राप्ति करने के लिए। यह पुस्तक हमें उत्खनन के दौरान ही, हम लोग 2010 में पचराही गए थे तो वहाँ श्री अतुल प्रधान जी ने उत्खनन के अंतिम दौर में पुस्तक आ गई थी 10 में, तो हमको ये प्रदान किया था। उत्खनन समाप्त हो गई थी उनके नेतृत्व में, तब की बात है, 2010 में ये किताब आ गई थी। इस किताब में यदि हम देखें तो यह किताब बहुत अच्छे प्रिंटिंग है और गवर्नमेंट प्रकाशन है। तो इसमें उत्खनन के दौरान के तमाम फोटोग्राफ्स, कलर्ड फोटोग्राफ्स दिए हैं। उत्खनन पूर्व के साइट्स कैसे थे, उत्खनन के दौरान वो साइट्स कैसे दिखाई दिए, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई उत्खनन के दौरान, चाहे वो मूर्तियाँ हों, सिक्के हों या फिर टेराकोट्स हो, तो उन सब की यहाँ पे तस्वीर दी हुई है पुस्तक में। उसके अलावा संदर्भ ग्रंथ आदि जो पुस्तकों में रहता है वो तो है ही है। इस पुस्तक में का महत्व इस दृष्टि से भी है क्योंकि पचराही पर ये प्रथम उत्खनन हुआ। 5-7 साइट्स का उत्खनन किया गया और पचराही के इतिहास को एक नई दृष्टि मिली। पचराही का फड़ी नागवंशियों से संपर्क का अनुमान तो रहता ही था क्योंकि भोरमदेव और पचराही में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो ये बात और अधिक पुष्ट हुई, फड़ी नागवंशियों का उनसे क्या संबंध रहा। फड़ी नागवंशियों के सिक्के प्राप्त हुए वहाँ से। उसके अलावा पचराही में रतनपुर के कलजूरियों के भी सिक्के प्राप्त हुए, तो उनसे संबंध अनुमानता तो था और भोरमदेव के प्राप्त अभिलेखों से कुछ संकेत भी थे, उसकी और अधिक पुष्टि हुई। उसके अलावा और ये कह लीजिए कि कुछ इस्लामिक पीरियड के सिक्के और ब्रिटिश काल के भी सिक्के उस स्थल से प्राप्त हुए हैं। पचराही के उत्खनन से एक मोलस्का फैमिली का एक फॉसिल्स भी प्राप्त हुआ है, बहुत दुर्लभ फॉसिल, रेयर है, वो भी प्राप्त हुआ है। तो इन सब बातों से पचराही को छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ, उसका महत्व उजागर हुआ। ये सारी बातें इस किताब में
वैज्ञानिक ढंग से जो उत्खनन हुआ है उसकी पूरी प्रक्रिया को और प्राप्त अवशेषों के बारे में इसमें दी हुई है। यह किताब का यदि कंटेंट देखें तो भूमिका आदि के अलावा यह 11 चैप्टर में बटा हुआ है। इंट्रोडक्शन है, इसमें साइट के बारे में है, साइट का स्थल कैसा है, इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सकवेशन का क्या उद्देश्य होता है, ये पहला अध्याय में इसकी समरी। चैप्टर जो 2 है हिस्टोरिकल जियोग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल उस क्षेत्र का कैसा है उसके ऊपर है। तीसरा चैप्टर है ब्रीफ हिस्ट्री ऑब्लिक इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज। ये ब्रीफ हिस्ट्री में पूरा दक्षिण कोसल में किस ढंग से राजवंश रहे और पचराही के संदर्भ में किस ढंग से आरंभिक काल से ऐतिहासिक काल से लेकर कलचुरी तक रहे, इस सारे एक राजवंशों की जानकारी दी है। और ये शोध ग्रंथों में ऐतिहासिक और जो भी उत्खनन साइट में हो इस तरह की परंपरा रहती है कि वहाँ तक पहुँचने से पूर्व कौन कौन से उस व्यापक क्षेत्र में राजवंश रहे हैं उनका भी जिक्र किया जाता है। चैप्टर 4 में प्रीवियस वर्क। अब प्रीवियस वर्क में आगे आएंगे, उनसे पहले किन किन लोगों ने काम किया, जेनकिंस, कनिंघम, सीताराम शर्मा जी का बारे में है। उसके बाद चैप्टर 5 में कटिंग एंड कल्चरल सिक्वेंसेस, इसमें कटिंग, कल्चरल सिक्वेंस, फोर्टिफिकेशन, इन सब के बारे में जानकारी है। चैप्टर 6 में फॉसिल्स फ्रॉम एक्सकेवेशन से, वही जो मोलस्क फैमिली का फॉसिल प्राप्त हुआ उसके बारे में है। इसके अंतर्गत और भी हैं, चैप्टर 7 में कल्चरल मेटेरियलिज्म है। इसके अंदर क्वाइंस, पोटरी, टेराकोटा, क्वार्न्स, बिट्स, अदर एंटिक्विटीज, जो प्राचीन सामग्रियाँ वहाँ से प्राप्त हैं उन सब के बारे में। चैप्टर 8 में फणी नागवंशी, ट्रेस एविडेंस फ्रॉम एक्सकेवेशन, यानी फणी नागवंशियों से क्या संबंध, क्या क्या चीज़ें वहाँ से उनके संबंध में प्राप्त हुई उनके बारे में है। चैप्टर 9 में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसके बारे में है। चैप्टर 10 में एक्सप्लोरेशन है और 11 में डिस्कशन है। तो टेबल, चार्ट, लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी, ये सब दिया है। तो ये पुस्तक का जो होगा कंटेंट के बारे में, इसी संदर्भ में आगे पुस्तक में जानकारी है। अब चैप्टर 1 तो इंट्रोडक्शन है, साइट्स के बारे में है। तो जैसा कि आप जानते हैं पचराही इज लोकेटेड इन द कबीर धाम डिस्ट्रिक्ट of Chhattisgarh. The site is 45 km from the district headquarter and 17 km from बोरला ब्लॉक। यानी कमरधा से पचराही जो है 45 किलोमीटर पर भौगोलिक उत्तर में, कमरधा से भौगोलिक उत्तर में, और बोरला से जो ब्लॉक मुख्यालय है वहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। और पूरी मैकल श्रेणी के पहाड़ों के बीच में और हाफ नदी के दाहिने तट पे, प्रवाह की दिशा को यदि कहें तो हाफ नदी के दाहिने तट पर ही पचराही है। और जैसा कि आप जानते हैं अधिकांश पुरातत्व स्थल नदी के किनारे पर ही मिलता रहा है, क्योंकि वहाँ पर पानी आदि की सुविधाएं रहती रही। और भोरंद या जो फड़ी नागवंश का हम अवशेष कहते हैं, पूरे मैकल सीरीज के समानांतर या उसके किनारे ही मिलते रहे हैं। इसका एक कारण हम मैदानी क्षेत्रों में ना मिल के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने के कार्य अनुमान कर सकते हैं कि वो पहाड़ों के बीच रहने से तत्कालीन समय में सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ों के बीच में दुर्गम रास्तों पहुँच मार्ग ना रहे, ये भी एक कारण रहता रहा है। और मैदानी क्षेत्रों में तत्कालीन समय में घने जंगल भी रहे होंगे, तो मुख्यतः सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ों के बीच रहने का कारण माना जाता रहा। ये उसके वातावरण के बारे में है। नाव नदी के दक्षिण में हमने बताया। अब यहीं पर ये बताया गया है कि जो पचराही में उत्खनन हुआ वो स्तर जो प्राप्त हुए
उत्खनन के वो 5 काल के स्तर और अवशेष प्राप्त। एक पहला पीरियड फर्स्ट जो मिला वो प्रोटो हिस्टोरिक आद्य ऐतिहासिक काल का, जिसको हम 1000 BC से 350 BC का प्राप्त कर सकते हैं। उसके कुछ प्रस्तर निर्मित सर्वे से वहाँ पर छोटे छोटे औजार मिले हैं। उसके बाद पीरियड सेकेंड मौर्य शुंग सातवाहन काल 350 BC से 380 के बीच का, ये एक प्रकार से ऐतिहासिक विभाजन कह सकते हैं। और मौर्य काल आदि का तो अवशेष नहीं मिला है। पीरियड 4 जो है लेटर सोमवंशी 650 ईस्वी से लेटर सोमवंशी या उत्तर गुप्तकालीन, इस दौर का वहाँ पर अवशेष मिला है। एक्चुअली जो कंकाली टीला का जब उत्खनन किया गया, जो फेमस कंकाली टीला है पचराही का, तो वहाँ कंकाली टीला में पहले नीचे पे उत्तर गुप्तकालीन या पांडु वंशी दौर की संरचना निर्मित संरचना मिली। उसके बाद पत्थर निर्मित मंदिर के अवशेष मिले, यानी उत्तर गुप्तकालीन या पांडुवंशी संरचना के ऊपर बाद में मंदिर बनाया गया है। अब वो उनके निर्मित जो उत्तर गुप्तकालीन है वो क्या था, कैसा था मंदिर, कैसा था या किस चीज़ की मंदिर थी, इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसी के ऊपर वो बाद में कलचुगी काल में और संरचना बनाई गई थी। देखिए पूर्व में भी 70-80 के दशक में जब पचराही क्षेत्र की बहुत सारी मूर्तियाँ इधर उधर ले गई थी, बहुत सारे उस क्षेत्र में 100 किलोमीटर तक देखें तो वहाँ की प्रस्तर खंड मूर्ति जलहरी आदि को ले गए थे। समय तो कोई बहुत ऐसा सुरक्षा नहीं रहता था और धार्मिक आदि मंदिर बनाने के लिए ले जाते थे। लेकिन 70 के 80 के दशक में जब इंदिरा कला महाविद्यालय में म्यूजियम बना, तो बहुत सारे जो वहाँ के पचराही के कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध मूर्तियाँ और द्वार स्तंभ, द्वार चौखट के कुछ अवशेष इंदिरा संग्रहालय में ले जाया गया है। वहाँ पर जो है वो देखेंगे तो उसको इन्होंने अपनी किताब में उसको उत्तर गुप्तकालीन द्वार जैम्ब जो है उनको कहा है। अब वो देखने से लगता भी है कि कलचुरी पूर्व का है, तो यानी कलचुरी से पूर्व भी पचराही में सभ्यता रही थी। उसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कंकाली टीला में उत्खनन में बात स्पष्ट है। के बाद जो 5वां पीरियड है वो कलचुरी काल के अवशेष, तो सबसे ज़्यादा वहाँ अवशेष कलचुरी काल के ही मिले हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर है हिस्टोरिकल जियोग्राफी, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का पूरा आद्य ऐतिहासिक काल से वर्तमान तक का कैसा कैसा रहा है, दक्षिण कोसल आदि के बारे में इस अध्याय में जानकारी दी गई है। उसके बाद जो अगला अध्याय है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज, तो इसमें भी छत्तीसगढ़ में कोसला, सातवाहन, द गुप्त, वाकाटक, उससे पहले मगध, नल्स, राजश्री तुल्यकुल वंश, सरबपुरी, पांडुवंशी, कलचुरी, इन सब के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। अवश्य इनके साथ ये जो जानकारी है पूरे छत्तीसगढ़ या दक्षिण कोसल के संदर्भ में दी गई है, वैसे किताबों में देने की परंपरा रहती रही। उसके बाद जो अगला चैप्टर है प्रीवियस वर्क, ये प्रीवियस वर्क बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जानकारी तो पहले से थी पचराही में के अवशेषों के बारे में। देखिए पचराही के अवशेषों के बारे में हमको प्रथम जानकारी जेन्स्किंस का जो रिपोर्ट है
एशियाटिक रिसर्चेज वॉल्यूम 15 में जेन्किंस ने कुछ शिलालेखों का छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जिक्र दिया है। उसमें पचराही से भी उन्होंने एक शिलालेख का जिक्र किया है। उन्होंने 2 शिलालेखों की प्राप्ति का जिक्र किया है जेन्किंस ने अपनी रिपोर्ट में, जो उन्हें एक ध्वस्त मंदिर के पास प्राप्त हुआ था। जेन्किंस यहाँ संभवतः आए नहीं थे, वो स्रोतों से, अन्य स्रोतों से नागपुर में ये जानकारी मंगाते थे। इनमें से उन्होंने लिखा है 3 हिस्सों में खंडित था एक शिलालेख जिसमें कोई तिथि अंकित नहीं थी। एक दूसरे शिलालेख का उन्होंने जिक्र किया है जिसमें 849 अंकित था। ये हुआ जेन्किंस का 18। उसके बाद अगला जो सर्वे हुआ उस क्षेत्र का, अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने 1881-82 में भोरमदेव और पचराही सहसपुर का दौरा किया, और वो उनकी जो रिपोर्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 17 में प्रकाशित है। इसमें उन्होंने एक ढंग से कहें तो भोरमदेव मंदिर का विस्तृत रूप से चित्रण किया है। इसके अलावा वो बोरिया पचराही भी गए थे। तो देखिए, पचराही क्षेत्र को बोरिया, वहाँ पर लगा बोरिया जमींदारी है उस समय, जमींदारी थी तो इसलिए पचराही क्षेत्र को सामान्यतः इस अभिलेख को जैसे बोरिया इंस्क्रिप्शन, बोरिया के नाम से ज़्यादा जानते थे। ठीक है, तो जेन्किंस के बाद कनिंघम जी ने किया जो उनके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 17 रिपोर्ट ऑन द टूर इन द सेंट्रल प्रोविंसेस एंड लोअर गंगेटिक दोआब के नाम से प्रकाशित हुआ। कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कंकाली की मूर्ति ध्वस्त मंदिर के बाहर रखा हुआ है, जो एक वीरान किले के अंदर है। किले की जो परकोटा छोटा दीवार, उस समय कनिंघम के समय वो दीवार दिखाई पड़ता था। कंकाली टीला ग्राम बोरिया के निकट होने के कारण बहुत जगह पचराही के नाम उसके रूप में हमने बता दिया। कनिंघम को जेन्किंस द्वारा उल्लेखित 3 हिस्सों में खंडित शिलालेख तथा 849 अंकित शिलालेख प्राप्त नहीं हो सका। 849 का कहा, 849 कहा था, वो नहीं मिला। लेकिन उन्हें एक शिलालेख प्राप्त हुआ जिसे उन्होंने संवत 910 पढ़ा, एक शिलालेख जिसको कनिंघम जी ने हो सकता है ये बाद में धानुलाल श्रीवास्तव जी ने लिखा, और उसके अलावा इनको धानुलाल श्रीवास्तव जी के अलावा इनका जो इंस्क्रिप्शन एंड सीपीएन बदार में राय बहादुर हीरालाल ने लिखा कि ये जो 849 जेन्किंस ने कहा है, हो सकता है जो कनिंघम ने जो 910 संवत 910 पढ़ा, वही शिलालेख वो हो सकता है जिसको 849 जेन्किंस ने कहा था। तो ये कनिंघम जी ने बताया 910 वाला। और ये शिलालेख का है, यह शिलालेख दाढ़ी युक्त हाथ जोड़े राजपुरुष की मूर्ति के पाद तल यानी चौकी में अंकित है। अब ये जो मूर्ति है 910 वाला, पचराही में नहीं है वो मूर्ति, कि वर्तमान में आप कवर्धा के कचहरी पारा में जो बूढ़ा महादेव मंदिर है उसके गर्भगृह के द्वार के बाएं दाएं वो 3 मूर्तियां जड़ दी गई है। तो वो उस समय ये मूर्ति आज का वही है। जिस समय बूढ़ादेव महादेव मंदिर का निर्माण हुआ हो गया, बाद में किसी समय उसको लाके वहाँ जड़ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं उसको जाके। इसके बारे में हम क्या करेंगे। इसके अलावा कनिंघम को एक बिना तिथि का अभिलेख मिला था जिसे श्री जसराज देव अंकित है। यह मूर्ति भी बूढ़ा महादेव के उसी द्वार चौखट में लगी है। तीसरा अभिलेख जो उन्होंने इसमें देखा कि देवदास अंकित है। यह मूर्ति
कहाँ है इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। एक चौथा अभिलेख देखा था कनिंघम में जिसमें श्री जोगी मकरध्वज 700 लिखा था। तो ये पचराही में अभी भी है, वहाँ के संग्रहालय में रखा हुआ है। तो ये राय बहादुर, हीरालाल और भानुलाल श्रीवास्तव जी ने भी इन चीज़ों का जिक्र किया है। और एक बात कि जैसे मैंने कहा कि पचराही का बहुत सारे शिलालेख या प्रस्तर कर्ण मूर्तियाँ आसपास के क्षेत्रों में बिखरी हुई है, ले जाई गई। उसी प्रकार कवर्धा का जो राम मंदिर है, छोटा राम मंदिर कहते हैं, जो बड़े मंदिर वाला जो तालाब है जिसमें बड़े मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, उसी के जो करपात्री पार्क वाला किनारा में छोटा मंदिर है, वहाँ यदि आप जाएं तो उस मंदिर के गर्भगृह में बहुत सारी स्तंभ, द्वार, चौखट, मूर्तियाँ पचराही से लाई गई हैं। और उनको जिसके समय संभवतः वो 1800 से 1850 के बीच का निर्मित संभवतः मंदिर होना चाहिए, तो उसमें वो उस पत्थरों और स्तंभों का उपयोग हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। हालांकि उनमें आजकल पेंट से किसी समय कर दिया गया, पेंट कर दिया गया है, तो उसकी प्राचीनता उतनी समझ में नहीं आती। और उसमें सती स्तंभ हैं और उसमें कुछ अभिलेख भी हैं, आज तो नहीं दिखाई देता, लेकिन इसका जिक्र कनिंघम ने किया है, राय बहादुर हीरालाल ने भी किया है। उसमें जो शिलालेख है उसमें एक, देखिए उसके बारे में पढ़ देता हूँ। उनके अनुसार एक स्तंभ में मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी सोमवार संवत 1414 अर्थात 5 दिसंबर सन 1356 ईस्वी सोमवार महाराजा श्री रामदेव का शासन। देखिए राजा रामचंद्र, जो बड़वा महंत शिलालेख के रामचंद्र ही होना चाहिए, उसी का दौर का है ये। तथा एक दूसरे में ज्येष्ठ सुदी संवत 1422 सोमवार अर्थात 13 मई सन 1364 ईस्वी अंकित है। इसमें यह उल्लेख है कि परलोकगत नामक महादेव या महादेव नामक परलोकगत की 3 पत्नियां थी, मेताई, नौराई, द्युमाई। इनमें से केवल मेताई सती हो गई थी और स्तंभ उसके सम्मानार्थ निर्माण किया गया। ये छोटे मंदिर के शिलालेख में है, जो अभी हमको पेंट हो जाने के कारण नहीं दिखाई देता। तो कई प्रकार के बहुत सारी सामग्री इधर उधर ले जाए। तो ये हुआ जेन्सकिन्स जी के बारे में। 80 के दशक में डॉक्टर सीताराम शर्मा ने भोरमदेव क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कौशल की कला करके इस क्षेत्र के इतिहास और मुख्यतः कला पर, दोनों हैं, कला पर लेकिन विस्तृत है, पर उन्होंने जो शोध कार्य किया वो बहुत अच्छा शोध है, बहुत विस्तृत में। उस पुस्तक में भी पचराही और पूरे खैरागढ़ से लेकर भोरमदेव तक, राजनांदगांव तक पूरा जो हरि नागवंशियों के अवशेष मिलते हैं उनका उस किताब में विस्तृत है। उसी को उन्होंने संक्षिप्त रूप उसी पुस्तक को 1990 में 89-90 में भोरमदेव करके सीताराम जी ने पुस्तक प्रकाशित कराया, जो उनके शोध का एक संक्षिप्त रूप है। उसमें भी उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद ये 2007 से 10 के बीच जिस किताब की हम चर्चा कर रहे हैं, वो उत्खनन होने से इस क्षेत्र के इतिहास में और रोशनी पड़ी। तो ये प्रीवियस वर्क में ये सब चीज़ें का जिक्र है। उसके बाद अगला चैप्टर है कटिंग, कल्चरल सीक्वेंस। तो ये कटिंग से 5 स्तर जो प्राप्त हुए। पहले मैं एक जो बताया था वो ऐतिहासिक काल विभाजन था, उत्खनन का वो स्तर नहीं था। यहाँ पर जो है वो एक्चुअली है कटिंग का जो स्तर है। तो 5 पीरियड का जो कटिंग स्तर जो प्राप्त हुआ, उसमें पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा है पोस्ट गुप्त पीरियड या पांडुवंशी, थर्ड है कलचुरी, चौथा फड़ी नागवंशी और पांचवा इस्लामी। तो इन दौर के या इस दौर के अवशेष वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। प्री हिस्ट्री में मैंने बताया कि एक मोलस्क का एक फॉसिल्स प्राप्त हुआ है पचराही के उत्खनन में, जो सर्पिलाकार 1 से 2 सेंटीमीटर है
श्री मयंकर दत्त, उप संचालक भूगर्भ शास्त्र रायपुर, तत्कालीन समय के अनुसार यह जुरासिक काल के मोलस्क यानी 20.3 से 13.3 करोड़ साल पूर्व के समान है। संभवतः किसी और क्षेत्र से यहाँ पहुँचा होगा, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियाँ उसको धारण करने की अनुकूल नहीं है। अब 13 करोड़ से 20 करोड़ के दौर की बातें हैं, संभव कहीं और से आया हुआ ऐसा उनका अनुमान है। तो ये हुआ। उसके बाद फॉसिल्स की बात हुई। पीरियड जो दो बोलते हैं, सेकंड है, उसमें अपन ने कहा कि पोस्ट गुप्त या पांडुवंशी, तो वहाँ पर कंकाली टीला जो मुख्य है, उसको वहाँ के उत्खनन से उत्तर गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे मैंने बताया, ईंट की संरचनाओं के अवशेष मिले, उसके ऊपर पत्थर निर्मित मंदिर बाद का है, उससे भी कोई स्ट्रक्चर था। कुछ अवशेष जो संग्रहालय में रखे हैं, द्वार डोर जैम्ब के, वो भी उसी उत्तर गुप्तकालीन का माना जाता है। ये कंकाली टीला बहुत प्रसिद्ध है। कंकाली देवी की मूर्ति जब कन्निंघम वहाँ गए थे तो था, बहुत बड़ा टीला था। संयोग से मुझे भी वहाँ जाने को, उत्खनन पूर्व 2005-06 में जाने को मिला है। वहाँ एक टीला था, कंकाली टीला के नाम से जानते थे। चामुंडा की मूर्ति थी कंकाली देवी की, क्या था, कन्निंघम ने भी अपने रिपोर्ट में लिखा है। बहुत सारे हाथ थे, खंडित कुछ हो गए थे कन्निंघम के समय, तो लगभग खंडित नहीं थे। लेकिन 1990 के आते आते सीताराम शर्मा जी ने लिखा है कि वो बहुत खंडित हो चुका है। वो मूर्ति वो खंडित होके टूट फूट गया। तो वर्तमान में आप देखेंगे तो वो मूर्ति नहीं दिखाई पड़ती।